वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्सेस के सोर्सेस के बारे में समझेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन द सेशन। तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है हमने जाना है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी हमने देखा था। सेंट्रिपिटल जो फोर्स होता है, पहले उसे एक बार मैं रिवाइज करा दूं। देखो, सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंटर के अलोंग होता है। ठीक है, अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? दो फॉर्मूले थे। एक v²/r, जिसमें v जो होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, रेडियस r होता है, और एक और फॉर्मूला होता है AC का, दैट इज ω²r, जो कि इसी से आता है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलेस को मैंने कहा था इंटरचेंजेबली यूज करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आया था फर्स्ट सेशन में, दैट इज अल्फा का, एंगुलर एक्सेलरेशन का। ठीक है, उसके बारे में अब डिटेल से हम चर्चा करेंगे। देखो, जब ओमेगा वेरी कर रहा हो या चेंज कर रहा हो, उस केस में हम लोग अगर डिफरेंशिएट करें ओमेगा को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी आती थी जिसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहते थे। ओके, तो d⍵/dt इज इक्वल टू अल्फा होता है, इसी को हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत एनालॉजिकल है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है क्या? dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी जब चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसे एक्सेलरेशन कहते थे काइनेमेटिक्स में। लेकिन यहां पर हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा का जिक्र करते हैं। अल्फा और ए बहुत सिमिलर है, यहां बस v की जगह ओमेगा आ जाता है, एंगुलर वेलोसिटी आती है वेलोसिटी की जगह पे, और इसको डिफरेंशिएट अगर हम करें टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा को, तो अल्फा आ जाता है, विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अच्छा, और v इज इक्वल टू ओमेगा आर फॉर्मूला तो होता ही है, जिसको हमने डिराइव कराया ही था। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी और ओमेगा में रिलेशन होता है एक, और दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, और अगर हम लोग v की जगह पे ओमेगा आर रखेंगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं, यहां रख के d/dt ऑफ ओमेगा आर रख दो, तो सिंस r कांस्टेंट है तो r बाहर आ जाएगा, और d⍵/dt लिख सकते हैं हम इसे। और d⍵/dt क्या होता है? अल्फा होता है, तो यहां आ गया r अल्फा। हेंस वी कैन से कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r अल्फा के बराबर हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन किसके बराबर हो रहा है? r अल्फा के बराबर हो रहा है। और ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन होता है? ये एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि ये किसके डिफरेंशिएशन से आया है? वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से आया है, टेंजेंशियल वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से, जो कि क्या देता है? 80 देता है, राइट? तो ये 80 होता है, और ये अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये इक्वेशन कैसे आई तुम्हें समझ में आया। ठीक है, और यहां पर अल्फा को रिप्रेजेंट भी किया हुआ है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी से, जिसको अगर इंस्टेंटेनियस में लिखना चाहेंगे तो वो स्मॉल डी और स्मॉल डी से हम लोग सिंबलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत स्मॉल टाइम, जहां पर टाइम जीरो को टेंड कर रहा हो, तब स्मॉल डी लगाते हैं, स्मॉल डी टी और स्मॉल डी ओमेगा। और जब एवरेज निकालना होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का अल्फा का, तो डेल्टा लगाते हैं, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है एसआई में? एसआई यूनिट होगी, देखो, ओमेगा का होता है रेडियन पर सेकेंड और टाइम का होता है सेकेंड, इन दोनों को डिवाइड किया कितना हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है समझना। तो आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आए, इनका हम लोग यूज करेंगे अगले स्लाइड्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा हमें फाइंड करना है 0 से 3 सेकेंड में और एट 2 सेकेंड पे भी, यानी कि इंस्टेंटेनियस भी अल्फा फाइंड करना है और अल्फा एवरेज भी फाइंड करना है। और ओमेगा का एक इक्वेशन दिया हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या दिया हुआ है? ओमेगा इज इक्वल टू t³ + 4। तो अल्फा क्या होता है? अगर तुम याद करो, अल्फा इज इक्वल टू होता है एवरेज में डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, राइट? तो पहले अल्फा एवरेज निकालते हैं। तो अल्फा एवरेज निकालने के लिए ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल करना पड़ेगा, और टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल करना पड़ेगा, है ना? यही डेल्टा ओमेगा होगा, यही डेल्टा टी होगा, राइट? अब ओमेगा फाइनल यानी कि ये 3 सेकंड पे जो ओमेगा आएगा वो ओमेगा फाइनल होगा। तो ओमेगा एट 3 सेकेंड माइनस ओमेगा एट 0 सेकेंड अपॉन में टाइम एट 3 सेकेंड माइनस टाइम एट 0 सेकेंड। अब इसको लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि
टाइम जो बीत रहा है वो 3 ही सेकंड का बीता ना, यहाँ डायरेक्टली 3 सेकंड लिख दो, बिकॉज ये t इक्वल टू 0 पे ही काउंटिंग स्टार्ट होती है और t फाइनल 3 सेकंड है, यहाँ 3 सेकंड लिख दिया। अच्छा ओमेगा 3 पे कितना होगा, देखो यहाँ पर 3 रख के देखो, ओमेगा एट 3 का क्यूब प्लस 4 यानी कि 27 प्लस 4 31 हो गया, ये 31 आ गया, माइनस ओमेगा एट 0 t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे 4 हो जाएगा, तो ओमेगा एट 0 आ जाएगा 4 अपॉन में 3 सेकंड, कितना हो गया 27/3 यानी कि 9 क्या अल्फा की ऐसा यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा आ गया हमारा एवरेज में। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा इंस्टेंटेनियस निकालना है एट 2 सेकंड। तो अल्फा इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, अल्फा इंस्टेंटेनियस की वैल्यू होगी डी ओमेगा बाई डी टी, राइट। यहां पर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस फंक्शन को, ये फंक्शन टी क्यू प्लस 4 है, तो डी बाई डी टी ऑफ टी क्यू प्लस 4 कर दिया हमने। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे ये हो जाएगा 3t स्क्वायर पहला टर्म, और दूसरा टर्म कांस्टेंट तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इंस्टेंटेनियस आ गया 3t स्क्वायर, किस टाइम पे निकालना है इंस्टेंटेनियस, 2 सेकंड पे, तो आ गया 3 इंटू 2 स्क्वायर, कितना हो गया 4 3 12, क्या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा एवरेज आ गया 9, अल्फा इंस्टेंटेनियस आ गया 12, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब देखो लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स को एक बार कोरिलेट करके देखते हैं हम लोग, काफी इसमें एनालॉजी होती है। जहां पर लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होता है ना, लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होता है पॉइंट मान लो ए से बी की तरफ, वैसे ही एंगुलर में एक आर्क मूव कर रही है पॉइंट ए से बी की तरफ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एस भी वेक्टर होता है और थीटा भी वेक्टर होता है, ठीक है। और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, क्योंकि ये एस हो गया ना आर्क लेंथ और ये रेडियस हो गया, तो आर इंटू थीटा करेंगे तो हमें आर्क लेंथ मिलती थी, तो एस और थीटा में ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब फर्दर अगर हम लोग प्रोसीड करें तो एस इज इक्वल टू आर थीटा अगर हमने समझा हुआ है, इन दोनों साइड को अगर डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कैसे लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी ना, क्योंकि आर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अब ds बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी आ गया, और r तो r ही रहेगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज अगर हम निकालें तो वो ओमेगा देता था, ये ओमेगा हो गया, तो ये फॉर्मूला भी उतना ही वैलिड है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो हमने v पाया ds बाई डी टी से, ओमेगा पाया डी थीटा बाई डी टी से, ठीक है। अच्छा अब फर्दर अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा को डिफरेंशिएट करो, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, dv बाई डी टी इज इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट है और डी ओमेगा बाई डी टी, और dv बाई डी टी क्या होता है, एसेलरेशन होता है, यानी कि टेंजेंशियल एसेलरेशन होता है, और ये रेडियस होता है, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर एसेलरेशन होता है, अल्फा होता है, तो at आ गया आर अल्फा, तो at इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, ठीक है, जहां पर a होता है dv बाई डी टी और अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। तो इसलिए जब भी a इज इक्वल टू आर अल्फा लिखा हो, इसका मतलब वो कौन सा a है, टेंजेंशियल एसेलरेशन है, at है, ओके। तो आई होप कि ये तुम्हें कोरिलेशन समझ में आया, जिसमें अगर भूल जाओ तो हमेशा याद रखना कि अगर ओमेगा क्या होता है, जैसे v होता है वैसे ओमेगा होता है, v अगर ds बाई डी टी होता है तो ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होगा, क्योंकि s और थीटा सिमिलर होते हैं, बस ये एंगुलर वेरिएबल होता है, ये लीनियर वेरिएबल होता है, ठीक है। इस तरह से तुम सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो अगर भूल भी जाओ तो। अब देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या क्या AT AC A नेट और अल्फा होंगे, ये निकालना है हमें। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो एक सर्कल है, रेडियस दिया हुआ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती है टेंजेंट के लॉन्ग, ठीक है, AC इस तरफ होता है और AT जो होता है वो भी टेंजेंट के लॉन्ग ही होता है, A नेट इनका रिजल्टेंट होता है जो कि इनके बीच में कहीं आ रहा होता है, और ये एंगल अल्फा होता है जो कि AT और A नेट के बीच में होता है एंगल, ठीक है। तो अब क्योंकि v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो AT क्या होगा, 0 हो जाएगा, AT तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि AT ही d बाई डी टी ऑफ मॉड v होता है, और मॉड v कांस्टेंट है, और सिंस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 ही आएगा, हेंस AT विल बी 0, इसलिए AT 0 हो गया। अब AC के बारे में बात करें तो AC क्या होगा,
AC का फॉर्मूला हमेशा ओमेगा स्क्वायर आर रहता है या वी स्क्वायर बाई आर रहता है। तो वो अगर लगाएं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर, जिसमें आर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा क्योंकि थ्रू आउट द सर्कल के मोशन में आर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, लेकिन ओमेगा क्या चेंज होगा या नहीं चेंज होगा ये कैसे डिसाइड करें? देखो V इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ये हमें पता है। और अगर V कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, R कांस्टेंट होता ही है, तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना इस केस में। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर, जो कि अगेन दे देगा V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर आर लिखो चाहे V स्क्वायर बाई आर लिखो, AC कितना होगा इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। और ए नेट कितना होगा? ए नेट होगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का अंडर रूट। AC को जगह हमने ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर लिख दिया और AT की जगह पे 0 लिख दिया, अंडर रूट कर दिया, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अल्फा क्या होगा? अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, राइट? अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। और ओमेगा सिंस कांस्टेंट है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पे 0 ही आता है, ये अल्फा 0 हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि अल्फा 0 कैसे आया तुम्हें समझ में आया। ठीक है, और अगर तुम्हें यहां से नहीं अल्फा पता करना, दूसरे तरीके से पता करना, उसका भी तरीका है। देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, AT इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, हमने डिराइव किया था अभी। ठीक है, और सिंस हमें अल्फा निकालना है और AT हमने निकाला ही हुआ है 0, जब AT 0 रखेंगे तो आर अल्फा से अल्फा 0 आ जाएगा ना, यहां से भी अल्फा 0 आ रहा है, यहां से भी अल्फा 0 आ रहा है। तुम क्रॉस चेक कर सकते हो मल्टीपल तरीके से, कॉन्सेप्ट जो है घूम फिर के वहीं पे रिजल्ट देते हैं, लेकिन तुम उसको अच्छे समझो इसलिए बताया गया है इसको अलग अलग एंगल से। ठीक है, अब देखो इस कॉन्सेप्ट समझो, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या होगा? ओमेगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर होता है। जब V का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, और जब ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 ही आएगा ना, इसीलिए अल्फा 0 लिखा हुआ है। और AT जो होता है वो होता है डी वी बाई डी टी, और जब मैग्नीट्यूड ऑफ V भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो AT भी 0 आ जाएगा। और ऐसे भी देख सकते हो AT इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, अल्फा 0 आया हुआ है तो AT भी 0 आ जाएगा, ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर जब स्पीड वेरिएबल होगा तब क्या करेंगे? जब स्पीड वेरिएबल होगा तब ओमेगा भी वेरिएबल आएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। V वेरिएबल तो ओमेगा भी वेरिएबल, क्योंकि R कांस्टेंट रहता है। और अगर ओमेगा वेरिएबल है तो अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी होता है। तो अगर किसी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल ओमेगा मान लो 3t है, तुमने 3t का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया? 3 आया ना, विच इज ए कांस्टेंट, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। और अगर अल्फा कांस्टेंट है तो AT भी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि AT इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, और R कांस्टेंट होता ही है, अल्फा भी इस केस में कांस्टेंट आ गया, तो इस केस में AT की वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी। ठीक है, और चाहे तो ऐसे समझ लो कि dV बाई dt होता है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ V वेरिएबल है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया टाइम के रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट आया, ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है, और वो एक्सेलरेशन से ही निकलता है। बाय द वे देखो AC हमने जाना कि वो अलोंग द सेंटर होता है, रेडियस के अलोंग होता है, जिसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर होती है या फिर V स्क्वायर बाई आर होती है। अब अगर इसी एक्सेलरेशन को मान लो एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अराउंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा किसी फोर्स से। वो कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसको हम लोग FC से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वही सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो इस पार्टिकल का मास m है और एक्सेलरेशन इसका जो है सेंटर के अलोंग हम जानते ही हैं AC होता है, विच इज V स्क्वायर बाई आर, जिसमें कि V इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, R इसका रेडियस होगा, AC हमें पता है V स्क्वायर बाई आर होता है। लेकिन इसी AC को अगर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो MA क्या होता है? फोर्स ही होता है ना। तो ये जो फोर्स आता है इसी को हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं। तो M इंटू AC की जगह V स्क्वायर बाई आर रख दिया, तो MV स्क्वायर बाई आर कह लो चाहे M ओमेगा स्क्वायर आर कह लो,
दोनों क्या होंगे, एफसी होंगे। और यही एफसी जो होता है यहां पर किसके वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण हो रहा है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का यहां पर कारण क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर मान लो ये केस कंसीडर करते हैं जिसमें अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, उस केस में अर्थ सन के ग्रेविटेशनल पुल, यहां सेंटर पे सन है राइट, यहां सेंटर पे न्यूक्लियस था, तो सन खींच रहा है अर्थ को ग्रेविटेशनल पुल से, जिसके कारण अर्थ जो है रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी क्या बन जाएगा, एफ सी बन जाएगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, अगेन मान लो इसका मास m है और v वेलोसिटी से अर्थ टेंशन वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑर्बिट में, तो m v स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, जिसमें r इसका रेडियस होगा। ठीक है, अच्छा अब तुम्हें समझ में आया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई बाहर से फोर्स नहीं होती है, ये जो उस सर्कुलर मोशन को बनाने में फोर्स लग रही है, या जो रिस्पॉन्सिबल है फोर्स, जैसे यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल थी, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल थी, वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। ठीक है, ओके। इस केस में समझो, मान लो यहां पर एक बॉल m है और वो एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ r है उससे हिंज्ड है इस पॉइंट पे। ठीक है, और इस बॉल को रोटेट कराया गया ओमेगा से। ठीक है, और ये इस एक्सिस में घूमने लग गई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो इसमें टेंशन कितनी होगी, इस स्ट्रिंग में वो अगर निकालने को पूछा जाए तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी, देखो अब क्योंकि यहां पर एफ सी लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर राइट, और यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो है टेंशन का काम करेगी स्ट्रिंग में, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर आर। कैसे आया, हमें पता है फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर आर होता है, तो यही वैल्यू क्या बन गई, टेंशन की वैल्यू बन गई यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रिंग में। ओके, तो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। अगले सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।